तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कोई बंद शक्ल हो, कोई क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हो और हमने ये देखना हो कि फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है क्लोज्ड सरफेस में से, तो क्लोज्ड सरफेस की जैसी भी शक्ल हो, अगर उसके दरमियान में एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उसमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा होता है वो कितना होता है, Q/ε0। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस में एक चार्ज नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे चार्जेस किसी क्लोज सरफेस में बंद हो जाएं, तो क्या होगा, तो कितना फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में से बाहर आएगा। तो मेरे ख्याल से पिछले टॉपिक से इसका डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि पिछले टॉपिक में जो है वो एक चार्ज था क्लोज सरफेस में और हम देखना चाहते थे कि क्लोज सरफेस में से जो है वो कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। इस टॉपिक में क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो खुद मुख्तार होके जमा हो चुके हैं अपनी मर्ज़ी से। आपकी बुक में लिखा हुआ है आर्बिट्ररी शेप्ड क्लोज सरफेस एंड आर्बिट्ररीली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, यानी कि अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कोई जो है वो उनकी ख़ास पोजीशन नहीं है। तो इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ये जो हमारा सवाल है इसका जवाब हमें गॉसेस लॉ देता है। पहले हम जो है वो देखेंगे कि कितना फ्लक्स बाहर आता है और फिर हम गॉसेस लॉ की तारीफ़ करेंगे। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस है और इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से Q1, Q2, Q3, Q4 और अप टू सोन Qn बहुत सारे चार्जेस के अंदर जो है वो बेतरतीबे खुद मुख्तार जो हैं वो जमा हो गए हैं। तो आपको पता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में एक चार्ज जो है वो कितना फ्लक्स निकालता है, Q/ε0। अगर हम हर चार्ज का फ्लक्स अलहदा से मालूम कर लें और उन सब को जमा कर दें तो हमें इस क्लोज्ड सरफेस में से टोटल निकलने वाला फ्लक्स मालूम हो जाएगा और इसी को जो है वो हम गॉसेस लॉ कहते हैं। तो सर चलिए जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं Q1 जो है वो क्लोज्ड सरफेस में से कितना चार्ज बाहर निकाले, कितना फ्लक्स बाहर निकालेगा, φ1 निकालेगा और वो φ1 बराबर होगा Q1/ε0। इसी तरह Q2 जो है वो क्लोज सरफेस जो हमने ऊपर देखी उसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकालेगा, φ2 जो के बराबर होगा Q2/ε0 और Qn चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस में से Qn/ε0 जो है वो फ्लक्स बाहर निकालेगा। तो कुल फ्लक्स फिर कितना होगा क्लोज सरफेस में से, जिसमें Q1, Q2 जिसमें n चार्जेस जमा है उसमें कुल फ्लक्स होगा। इन सारे फ्लक्सेस को जमा कर लेंगे हम। अब हम इन सारे फ्लक्सेस को जमा कर लिया हमने, हम देख रहे हैं कि ε0 सब में कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे जो है वो ε0 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qn। तो क्या ये क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज नहीं है? इन सारे के सारे चार्जेस ज़रा देखिए, क्लोज्ड सरफेस जो मेरे पास बंद शक्ल है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर n चार्जेस जमा है और हर जो चार्ज है उसका जो चार्ज है हर चार्ज के ऊपर Q1 है, Q2 है, किसी के ऊपर Q3 है। तो इन सारों को जमा करें तो ये क्या बनेगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। तो अगर हम जो है वो क्लोज्ड सरफेस के कुल चार्ज को Q से ज़ाहिर कर लें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φe इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसी को हम जो है वो गॉसेस लॉ कहते हैं। The flux through any closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed in it. So this is the Gauss's law for any closed surface. ये गॉसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके हैं, देखें, एक तो ये है कि आप इस गॉसेस लॉ को रट्टा लगा लें और दूसरा आपको यहाँ से बज़ाहिर तो ये बहुत ही सिंपल नज़र आ रहा होगा लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल लॉ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो लोग आगे फ़िज़िक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये लॉ बहुत ज़रूरी है, इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ याद करके ये वाले पेपर पास करना ज़रूरी नहीं है। कुछ लॉज के मैं और नाम ले देता हूँ, एक है गॉसेस लॉ, एक है एम्पेयर लॉ, एक है लेंज़ेस लॉ और एक है फैराडे लॉ। ये चार बेसिक लॉज हैं जिनको रट्टा मत लगाइएगा, उनको समझिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे पहले कि हम गॉसेस लॉ के बारे में आगे पढ़ें हम जो है वो ये देखेंगे
कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें किन किन बेसिक्स का, बुनियादों का पता होना चाहिए। तो मैं चाहता तो आपको इसी तरह यहाँ से भी पढ़ा सकता था, ये बहुत सिंपल है, ये पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं, यहाँ से ये भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको जो है वो कुछ बुनियादें याद कर लेनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद भी हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ना है। तो इस वजह से जो है वो हम जो है वो आगे अब जो है अपनी बेसिक्स को पहले देख लें, फिर हम गॉसेस लॉ को आगे पढ़ेंगे। हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़नी है कि गॉसेस लॉ इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। याद रखें कि गॉसेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। तो इसलिए उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बाद में हम गॉसेस लॉ अप्लाई भी करेंगे कि चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं। चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। अगर मेरे पास कोई लाइन है, कोई तार है, और उस तार के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक तार है, एक लाइन है, और उस लाइन में बहुत सारा चार्ज जमा है, उस लाइन की लंबाई L है। तो इस लाइन, ये लाइन फ़र्ज़ किया कि 10 मीटर है, ये 10 मीटर लंबी लाइन है। इस लाइन के 1 मीटर के ऊपर जितना चार्ज स्टोर हुआ होगा ना, उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। तो पहली किस्म की चार्ज डेंसिटी है कि अगर चार्ज जो है वो लाइन की शक्ल में किसी जगह के ऊपर जो है वो जमा हुआ हो, फैला हुआ हो, तो उसके यूनिट लेंथ का जो चार्ज है, जो 1 मीटर का जो चार्ज है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आपको पता है लंबाई का यूनिट मीटर होता है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट है वो कूलम पर मीटर होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम मीटर की -1 भी लिख सकते हैं। दूसरी चार्ज डेंसिटी, ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज जो है वो किसी जो है वो प्लेन के ऊपर फैला हुआ हो। प्लेन से मुराद, प्लेन आपकी ये कंप्यूटर की स्क्रीन भी प्लेन है, पेज जो है वो भी एक प्लेन होता है, आपका वाइट बोर्ड, क्लास का वाइट बोर्ड, वो भी एक प्लेन होता है। प्लेन कोई भी ऐसी शक्ल होती है जो 2 डायमेंशनल हो, 2 सीमतों में फैली हो, तीसरी सीमत में ना हो, यानी कि या तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हो और मोटाई ना हो, या फिर जो है वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो और लंबाई ना हो, यानी कि 2 सीमतों में फैली हुई शक्ल को प्लेन कहते हैं। तो प्लेन का हमेशा एरिया लिया जाता है, जैसे लाइन की हमेशा लेंथ ली जाती है, प्लेन का हमेशा एरिया लिया जाता है। प्लेन के ऊपर अगर चार्ज फैला हो, फ़र्ज़ किया कि इस प्लेन का एरिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसके 1 मीटर 10 मीटर स्क्वायर है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसे हम कहेंगे ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ एक यूनिट एरिया के ऊपर फैला हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है कि जो चार्ज है वो किसी जो है वो वॉल्यूम के ऊपर फैला हो, यानी कि किसी जो है वो 3 सीमती शक्ल के ऊपर चार्ज फैला हो। तो ये मेरे पास एक वॉल्यूम है, जैसे आपके घर में गत्ते का एक डब्बा होता है। गत्ते के डब्बे की अगर आप साइडें देखें तो 6 होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं। तो ऐसी शक्ल जो इस तरह 6 सीमतों में फैली, यानी कि वैसे 3 सीमतें होती हैं, दाएं बाएं 1 सीमत, ऊपर नीचे 1 सीमत और आगे पीछे 1 सीमत, ये 3 डायमेंशंस होते हैं। तो 3 डायमेंशनल शेप में अगर चार्ज फैला है तो आपको पता है 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है, शक्ल होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बताया जाता है, वॉल्यूम से उस पूरी शक्ल को पढ़ा जाता है। अगर मेरे पास ये 3 डायमेंशनल फिगर है और इसका जो वॉल्यूम है वो 12 मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, 12 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है इस डब्बे का, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के ऊपर जितना चार्ज होगा उसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से, इसे सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से ज़ाहिर करते हैं, ये रो है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज होगा।
तो ये 3 किस्म की चार्ज डेंसिटी का पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ गॉसेस लॉ में सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लासेस में कन्फ्यूजन ना हो। तो एक कॉन्सेप्चुअल लॉ है गॉसेस लॉ, इसे कॉन्सेप्चुअल बना के पढ़ें। नेक्स्ट जो है वो दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है। याद रखें, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ वहाँ पे आता है जब एरिया 1 ना हो। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस गुजरती हैं, कितना फ्लक्स गुजरता है, और ये इंटेंसिटी के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रख लें कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, ये भी याद रख लें। यानी कि फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी तो अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तफसील से पढ़ लिया। ये दूसरी बात। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी कितने किस्म की होती है और चार्ज डेंसिटी क्या होती है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं, इसलिए फ्लक्स डेंसिटी को सेपरेट नहीं पढ़ेंगे। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, गॉसेस लॉ को क्योंकि अप्लाई करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ की मदद से हम फ्लक्स मालूम करते हैं। यानी कि कोई भी मेरे पास सतह है, कैसी भी शक्ल है, और उसके अंदर चार्ज स्टोर है, तो ज़ाहिरी बात है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बहने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हमने उस फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो भाई अगर हमने उस फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो ज़ाहिर सी बात है उसे फील करने के लिए कोई सतह तो होनी चाहिए। फ्लक्स हमेशा किसी एरिया में से गुजरता है या किसी वॉल्यूम में से गुजरता है। अगर हम उसके बाहर कोई सरफेस ही ना रखेंगे, अगर हम उसके बाहर जो है वो कोई सरफेस रखें ही नहीं, तो हम फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे। अगर उस चीज़ जिसका हमने फ्लक्स मालूम करना है उसके बाहर कोई सरफेस नहीं पड़ी हुई, तो हम अपनी मर्ज़ी से एक ख्याली सरफेस का तसव्वुर करेंगे, उससे अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। यानी कि हम एक सरफेस फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक सतह जो है वो उस जिस्म के साथ जो है वो बाहर पड़ी हुई है। तो टू फील फ्लक्स और कैलकुलेट फ्लक्स वी नीड एन एरिया, अदरवाइज वी कांट फाइंड फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स। तो फ्लक्स मालूम करने के लिए आपको वहाँ पे कोई ख्याल के अंदर रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना एरिया है और इतने एरिया में से फ्लक्स गुजर रहा है, फिर आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि दोनों एक ही चीज़ है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस क्योंकि हम गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं, इसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस ये गॉसेस लॉ की वजह से है। तो नेक्स्ट देखते हैं गॉसियन सरफेस की तारीफ़ क्या है। गॉसियन सरफेस इज़ एन इमेजिनरी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट फ्लक्स इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इट मस्ट बी 3 डायमेंशनल। गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशनल क्यों होनी चाहिए ये हम देखेंगे जब हम जो है वो फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये ख्याली सरफेस होती है, इसके बगैर हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट कैसे किया जाए। गॉसियन सरफेस को ऐसे सिलेक्ट किया जाए कि आपकी कैलकुलेशन आसान तरीन हो। मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ किस्म की गॉसियन सरफेसेस जो हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो गॉसियन सरफेसेस को ऐसा होना चाहिए कि कैलकुलेशन जो है वो आसान तरीन हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको ये समझ आ जाती है गॉसियन सरफेस कैसे सिलेक्ट करनी है, वो इस लॉ को समझ लेता है, वरना ये लॉ समझ नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लॉ का ये है कि गॉसियन सरफेस को कैसे सिलेक्ट करना है। ये लॉ जो है वो इम्पोर्टेंट लॉ है। इससे पहली वीडियोस 18 to 15 मिनट्स होती थी, 15 to 18 मिनट्स, लेकिन इस वीडियो में टाइम फैक्टर को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये लॉ एक्सप्लेन हो जाए किसी तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अब हम देखते हैं कि गॉसियन सरफेस को कैसे सिलेक्ट किया जाए और इसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। सिर्फ यही काम लंबा है, ये काम हो गया तो कैलकुलेशंस करनी बहुत ही आसान हो जाएगी। सबसे पहले कंसीडर करें कि अगर मेरे पास ये रेड कलर का कोई सफ़ेयर है और इस सफ़ेयर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इसकी बैरूनी सतह के ऊपर बिखरा हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है बाहर की तरफ इसमें से फ्लक्स बाहर को निकलेगा। हम वो फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, यानी कि यूनिट एरिया का फ्लक्स हम मालूम करना चाहते हैं। तो हमें कोई गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। याद रखें गॉसियन सरफेस हम ऐसे लेते हैं कि जो गॉसियन सरफेस जो है वो इस फ्लक्स की लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब ये याद रखें ये दायरा नहीं है रेड कलर का जो मैंने बनाया, ये एक फुटबॉल है
और फुटबॉल एक स्फेयर होता है, और आपको पता है कि हम इसके गिर्द जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, जो इमेजिनरी सरफेस, वो भी एक फुटबॉल होगा। हमने कहा था गॉसियन सरफेस जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, तो फुटबॉल जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो इसके गिर्द हम फर्ज कर लेंगे और फुटबॉल ने इस जो है वो फुटबॉल को घेरा हुआ है, और उस फुटबॉल में से जितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो ही इस जो है वो फुटबॉल का फ्लक्स होगा। इसी तरह हम इसके अंदर भी एक फ़ुटबॉल जो है वो फ़र्ज़ कर सकते हैं, और इस फुटबॉल में से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो ही जो है वो इस जो है वो चार्ज स्फेयर का फ्लक्स होगा, या इस चार्ज स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी है जो बिजली हमारे इर्द गिर्द जो है वो चली फिर रही है, इसको पढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए गॉसियन सरफेस की सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉसियन सरफेस फिर से बताता चलूँ, ऐसे सिलेक्ट करनी है कि फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर आप एक फुटबॉल लें, उसके बाहर एक और फुटबॉल रखें, तो उसमें से जो फ्लक्स आएगा वो फुटबॉल के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए फुटबॉल यहाँ पे जो है वो स्फेयर यहाँ पे बेस्ट चॉइस है गॉसियन सरफेस की। तो याद रख लें, अगर आपके पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ली जाएगी, चाहे आपने इसके इंटरनल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। याद रख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी एक ही चीज़ के 2 नाम है, ताकि इसलिए मैं जब भी ये नाम लूँ तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, कि अगर एक जो है वो चार्ज है और वो एक पेपर की एक इन्फिनिट शीट के ऊपर फैला हुआ है। आपको पता है शीट ऑफ पेपर जो है वो 2 डायमेंशनल होती है। आप सोचेंगे फिर गॉसियन सरफेस जो है वो 3 डायमेंशनल क्यों लें? उसकी वजह ये है कि देखें, शीट ऑफ पेपर इन 2 डायमेंशंस में फैली हुई है, ये ज़रा देखें, आगे पीछे और ऊपर नीचे, और फ्लक्स इसका दाएं बाएं जाएगा, इसमें से इस तरफ को भी फ्लक्स निकलेगा और इस तरफ को भी। तो क्या जो है इस फ्लक्स को कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए आपको 3 डायमेंशनल सरफेस की ज़रूरत होगी कि नहीं? क्योंकि चार्ज 2 सिमतों में फैला है और उसका फ्लक्स किस सिमत में फैला है? तीसरी में। तो जब तक आप 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस नहीं एज्यूम करेंगे, आप पूरे के पूरे फ्लक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। इस वजह से यहाँ भी हमने गॉसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल सिलेंडर लिया है। अब ये सिलेंडर 2 तरह से लिया जा सकता था। अगर हम ये सारे का सारा सिलेंडर ही इस तरफ को ले लेते तो फिर क्या होना था कि फ्लक्स जो है वो इस तरफ वाला तो हमने पढ़ लेना था, इस तरफ वाला हमने नहीं पढ़ना था। हमने इस सिलेंडर को ऐसे लिया है कि ये सेंटर में जो है वो इस शीट में से गुजरे, और आधा सिलेंडर शीट के इस तरफ हो, आधा सिलेंडर शीट के इस तरफ हो, ताकि इस तरफ वाला फ्लक्स भी पढ़ा जा सके और इस तरफ वाला फ्लक्स भी पढ़ा जा सके। ज़रा देखें, गॉसियन सरफेस जो हमने सफ़ेयर के केस में ली थी, इस केस में भी हम सारे का सारा फ्लक्स आसानी से पढ़ सकते थे। तो यहाँ पे जो है वो हम बड़ा इजीली जो है वो इस फ्लक्स को पढ़ सकेंगे। अब ज़रा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस गॉसियन सरफेस की जो है वो 2 फ्लैट सरफेसेस हैं, S1 और S2, और तीसरी कर्व सरफेस है। आप एक जो है वो मार्कर का तस्वर अपने जहन में लाएं, तो मार्कर की जो अगली और पिछली साइड है वो फ्लैट होती है और बाकी मार्कर गोल होती है। इस फ्लैट सरफेस ये जो फ्लैट सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये जो आपकी कर्व्ड सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। आपको पता है जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो उसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरता, जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलेंडर में से जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस सरफेस के एरिया के फ्लक्स के और इस सरफेस एरिया के फ्लक्स के मजमुआ के बराबर होगा। ये तो हो गया हमारा दूसरी गॉसियन सरफेस। मैंने पहले ही कहा था गॉसियन सरफेस सबसे मुश्किल है, ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करना ही मुश्किल है। तो ये कैसे एज्यूम करनी है? एक तो ये कि ये मैक्स सारे का सारी साइडों को अपने अंदर कवर करे। दूसरा हमने ये एज्यूम करना है, दूसरा हमने ये ख्याल रखना है कि ये 3 डायमेंशनल हो और कैलकुलेशन करनी आसान हो। और आपको पीछे भी हमने जो है फ्लक्स के टॉपिक में देखा था कि कैलकुलेशन आसान तब भी होती थी जब एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो फिर आपको जो है वो सिर्फ आपने ई और ए को मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि एंगल जो है वो एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस वक्त 0 हो चुका होता है। तो ये सबसे ईजी है। अगर मेरे पास 2 प्लेटें हों कैपेसिटर की, एक चार्ज कैपेसिटर है और उसकी 2 प्लेटें हों, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ये रेड कलर का शो किया गया और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज,
ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ कैपेसिटर को। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कैपेसिटर को ऊपर से देखेंगे तो हमें बस यही 2 प्लेटें ही नज़र आएंगी, लेकिन ये पेज के अंदर गहराई तक जो है वो गया होगा। भी आप अगर किसी कैपेसिटर को ऊपर से देखें, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिए, ये देखें, ये कैपेसिटर है एक, और ये मुझे ऊपर से है तो ऐसा ही नज़र आएगा, लेकिन ये पेज के अंदर गहराई तक जो है वो फैला हुआ होगा, पेज के अंदर गहराई तक फैला हुआ होगा। तो वो चीज़ हम पेपर पे नहीं बना सकते, लेकिन आप इसको एज्यूम करके चलें। तो हमारी गॉसियन सरफेस हमने कैसे लेनी है इस केस में? हमने गॉसियन सरफेस एक बॉक्स की शक्ल में लेनी है, डब्बा, और डब्बे की आपको पता है 6 साइडें होती हैं। अगली साइड गहराई के अंदर पिछली साइड, इस तरफ दाईं साइड, और इस तरफ जो है ये जो है ऊपर वाली साइड, गहराई के अंदर नीचे वाली साइड, इस साइड पे बाईं साइड और इस साइड पे डब्बे की दाईं साइड, और यहाँ पे जो है वो ज़रा देखें, ये डब्बे की अगली साइड और ये वाली डब्बे की पिछली साइड होगी। तो इस गॉसियन सरफेस को आपने ऐसे लेना है कि गॉसियन सरफेस की जो अगला हिस्सा है वो फील्ड के अंदर हो, पिछला हिस्सा फील्ड से बाहर हो। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि अगर कोई फील्ड जो है वो प्लेट से पीछे की तरफ बह रहा है तो हम उसे भी इस गॉसियन सरफेस की वजह से कैद कर सकें और पढ़ सकें, वरना हमारी कुछ फ्लक्स लाइंस ज़ाहिर हो जाएंगी और हम इसे पढ़ नहीं सकेंगे। अब यहाँ ज़रा देखें, आप गौर करें तो ये बाईं वाली जो साइड है डब्बे की और ये जो दाईं वाली डब्बे की साइड है, ये तो फ्लक्स लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हैं, तो इनमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ज़ीरो होता है। लेकिन ये जो सामने वाली साइड है, आगे वाला हिस्सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आगे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा है, ये इलेक्ट्रिक सरफेस है जो डब्बे की आगे वाली, इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है। तो 6 सतहों में से सिर्फ एक सतह में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, बाकी किसी सतह में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस में से 6EA नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E ज़रब A होता है, बल्कि सिर्फ E ज़रब A होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं गॉसियन लॉ की कैलकुलेशंस को। तो ये है जी कि हमने अब हमने सीख लिया है कि हमने किस किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज की तकसीम है, किस किस्म की शक्ल में कैसी गॉसियन सरफेस लेनी है। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक जो है वो सफ़ेयर है, एक फ़ुटबॉल है मेरे पास, और मैं इस फ़ुटबॉल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहता हूँ। इस फुटबॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहता हूँ, यानी कि जो है वो फ्लक्स मालूम करना चाहता हूँ। तो आप ज़रा देखें, मुझे एक गॉसियन सरफेस जो है वो एज्यूम करनी पड़ेगी। जितना फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस में से गुजरेगा, जितनी फ्लक्स डेंसिटी इस गॉसियन सरफेस के यूनिट एरिया में से जितना फ्लक्स गुजरेगा, वही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़ाहिर करेगा। तो गॉसियन लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए 3 बातें याद रख लें। 3 बातें गॉसियन लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने जो है वो फ्लक्स मालूम करना है। सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है? फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे? इनक्लोज्ड चार्ज से मालूम करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सरफेस के किस सरफेस में से फ्लक्स फ्लो कर रहा है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि उस सरफेस में चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है। ये अभी हम देखेंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले आपने फ्लक्स देखना है कि किस सरफेस में से गुजर रहा है, किस सरफेस में से नहीं गुजर रहा। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि जिस सरफेस में से फ्लक्स गुजर रहा है उसमें चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है, क्योंकि याद रखें जहाँ चार्ज होता है वहाँ फ्लक्स होता है, तो जिस सरफेस में से फ्लक्स गुजरे वहाँ चार्ज भी बंद हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब गॉसियन लॉ अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर लें, क्योंकि आपको पता है कि गॉसियन लॉ, अगर आपको किसी सरफेस का इनक्लोज चार्ज पता चल जाए तो आप उसका फ्लक्स आसानी से मालूम कर लेते हैं, और फ्लक्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स डेंसिटी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो 3 स्टेप आपने याद रखने हैं, आपके लिए टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि अगर जो है वो मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल हो तो फिर हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो भी स्फेरिकल होती है।
आप देख रहे हैं कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ कोई भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज सरफेस जो इस गॉसियन सरफेस है इसमें फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, या इसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ज़रा देखें इस क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर हम जो है वो फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, वही फ्लक्स इस स्फेयर का फ्लक्स होगा स्फेयर के अंदर। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज भी इनक्लोज नहीं है, तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू और एप्सिलॉन नॉट का जो फार्मूला पीछे पड़ा था उससे फ्लक्स ज़ीरो आएगा। लेकिन फ्लक्स तो ई मल्टीप्लाइड बाय ए के बराबर होता है, और हम देख रहे हैं कि ना तो गॉसियन सरफेस का एरिया जो है वो ज़ीरो है और ना ही हमारे स्फेयर का एरिया ज़ीरो है, फुटबॉल का एरिया ज़ीरो है ना ही। तो इसका मतलब है एरिया तो ज़ीरो नहीं है, तो बाकी फिर क्या बचता है कि ये जवाब ज़ीरो कब आएगा, जब ई ज़ीरो होगा, क्योंकि दो चीज़ों में से एक भी चीज़ ज़ीरो हो जाए तो जवाब ज़ीरो आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्फेयर जिसके बाहर सिमेट्रिकल एक जैसा चार्ज फैला हुआ हो उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होता, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता। उसकी वजह क्या है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो अंदर कोई भी फील्ड नहीं बन पाएगा, बाहर जो है वो फील्ड बनेगा। अगर आपने बाहर वाला फील्ड मालूम करना हो तो आपको एक गॉसियन सरफेस, एक फुटबॉल बाहर लेना पड़ेगा और उसमें से आसानी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए, 3 स्टेप्स चाहिए, इनको याद रख लें। अब हम चलते हैं दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं एक ऐसी शीट ऑफ पेपर की जो इन्फिनिट फासले पे फैली हुई है। हमें नहीं पता वो शीट ऑफ पेपर कितनी बड़ी है और उसके ऊपर इवनली इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी पीछे हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक चार्ज जो है वो ऐसी शीट के ऊपर फैला है जो 2 डायमेंशनल है, शीट ऑफ पेपर है, तो गॉसियन सरफेस, बेस्ट गॉसियन सरफेस जो हमारे लिए अच्छी होती है वो कौन सी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इस तरह से कि उसका सेंटर जो है इस शीट में से गुजर रहा हो, उसकी एक साइड जो है वो शीट के इस तरफ और उसकी दूसरी साइड जो है वो शीट के बाएं जानब हो। हमने ये भी देखा था कि इस शीट जो है इसकी 2 फ्लैट सरफेसेस हैं, एक ये वाली फ्लैट सरफेस है, सीधी सरफेस है, सीधी सतह है, और एक ये दूसरी फ्लैट सरफेस है। और ये जो कर्व सरफेस है, जैसे आप मार्कर में देखते हैं कि 2 मुंह उसके सीधे होते हैं और एक मुंह जो है वो गोल होता है। ये गोल वाली जो सतह है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ये देख रहे हैं, और ये जो फ्लैट सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहला नंबर जो हम देखते हैं कि फ्लक्स किस में से गुजरेगा, तो फ्लक्स एक तो इस सरफेस में से गुजरेगा और दूसरा इस सरफेस में से गुजरेगा, यानी कि सिर्फ 2 सरफेसेस में से फ्लक्स गुजरेगा और तीसरी सरफेस में से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, वो फ्लक्स जो है वो इन दोनों सरफेसेस के फ्लक्स के सम के बराबर होगा। तो पहला स्टेप क्या है, हमने फ्लक्स मालूम करना है, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, EA प्लस EA, एक सतह में से भी EA फ्लक्स और दूसरी सतह में से भी EA फ्लक्स, तो ये क्या होगा 2EA, जहाँ पे A क्या है, इस फ्लैट सरफेस का एरिया। याद रखें कि सरफेस का एरिया होता है और 3 डायमेंशनल जो है वो फिगर उसका वॉल्यूम होता है। तो EA प्लस EA 2EA जो है वो फ्लक्स होगा। अब हम देखेंगे कि इस जो है वो सरफेसेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज होगा, उसके लिए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया कि ये जो सरफेस है ये चार्ज Q अपने अंदर इनक्लोज कर रही है, कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, Q, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब हम जो है वो दूसरे नंबर पे चार्ज मालूम करेंगे। तो फ़र्ज़ किया कि मेरे पास जो ये सिमेट्रिकल सरफेस है ये वाली, ये क्लोज शेप, इसमें चार्ज Q स्टोर है, तो इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज स्टोर होगा ये अब हम देखेंगे। ज़रा देखें, ये मेरे पास जो है वो एक सरफेस है, अगर इस सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज Q स्टोर होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इस सरफेस के यूनिट एरिया A एरिया के ऊपर जो है वो चार्ज Q स्टोर है, तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, Q/A। तो याद रख लें हमें जो है वो यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे ख्याल से सही से एक्सप्लेन नहीं हो रहा ये, मैं अब इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ज़रा, इस सरफेस का मुझे एरिया पता है A है, अगर मैं इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी का पता करूँ तो इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
क्योंकि आपको पता है सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, यानी कि इसके इकाई एरिया में से जो चार्ज गुजर रहा है, वो चार्ज स्टोर है, वो कितना है, सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा किसके बराबर होगा, चार्ज क्यू बटा इस सरफेस का एरिया। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। तो चार्ज क्यू बटा सरफेस का एरिया ये किसके बराबर होगा, सिग्मा के। हमने क्या मालूम करना था, चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, तो चार्ज किसके बराबर होगा, सिग्मा ज़रब ए, यानी कि जिस सरफेस का एरिया ए है उसमें कितना चार्ज इनक्लोज होगा, सिग्मा ए। तो ज़रा देखिए हमने दो चीज़ें मालूम कर ली। पहली चीज़ क्या मालूम की, हमने फ्लक्स मालूम कर लिया, टोटल गॉसियन सरफेस का फ्लक्स मालूम कर लिया। और अब हमने जो है वो दूसरे नंबर पे गॉसियन सरफेस का चार्ज स्टोर या इनक्लोज्ड चार्ज भी जो है वो मालूम कर लिया है। लेकिन फ्लक्स तो हमारा बराबर आया था, फ्लक्स तो हमारा बराबर आया था 2EA के। ये ज़रा देखें, हमारा फ्लक्स तो 2EA के बराबर आया था, और गॉसियस लॉ के मुताबिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q बटा एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे फाई की भी वैल्यू पुट कर दें। फाई की वैल्यू क्या है, 2EA, यहाँ पे रख दें। और चार्ज की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन ए, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा चार्ज की वैल्यू सिग्मा ए पुट कर दी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ई का क्या जवाब आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इन्फिनिट शीट ऑफ पेपर की वजह से कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा क्या है, ये इन्फिनिट शीट ऑफ पेपर की चार्ज डेंसिटी है। क्योंकि इन्फिनिट शीट ऑफ पेपर पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे इन्फिनिट शीट ऑफ पेपर के केस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो काम है आपके जो है वो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की फिगर बनी होगी, वो हम देख लेते हैं। ये ज़रा देखिए, इन कैलकुलेशंस को हमने जो है वो दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं। मैं फिर से जो है इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चीज़ें, एक फ्लक्स और दूसरा चार्ज। तो फ्लक्स हमारे पास कितना आया, 2EA आया, और चार्ज कितना आया, सिग्मा ए आया। तो बस इस फार्मूले में हमने जो है वो वैल्यू पुट कर देनी। चार्ज इनक्लोज की जगह सिग्मा ए लिख दिया और फ्लक्स की जगह 2EA, तो कितने आराम से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। पिछले टॉपिक में भी हमने ऐसे ही किया था। पहले हमने जो है वो चार्ज इनक्लोज मालूम किया था और चार्ज इनक्लोज की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया, चार्ज इनक्लोज की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया और फ्लक्स की जगह EA लिख दिया। तो ज़रा देखें आपके पास जो है वो ये कितने आसानी से ये आंसर आ गया था कि A ज़ीरो नहीं है तो E ज़ीरो है। यहाँ पे कैसे आंसर आता है, यहाँ पे जो है A भी ज़ीरो नहीं है और चार्ज भी ज़ीरो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर और आ रहा है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो आपको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये हमने पहले टॉपिक में भी देखा था कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कूलम्स लॉ वाला टॉपिक ज़रूर देखिएगा। तो यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत को ज़ाहिर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की है, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सीमत को ज़ाहिर करेगा। और इस शीट ऑफ पेपर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट ऑफ पेपर के दोनों तरफ परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि यहाँ पे जो है वो हमने बनाई हुई है, शीट ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर। तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इस शीट ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगी। अब जो है वो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हम जो है वो प्लेट्स के अंदर जो है वो पैरेलल प्लेट्स के अंदर जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, कितनी फ्लक्स डेंसिटी होगी, ये मालूम करना चाहते हैं तो गॉसियन लॉ हमारी मदद करेगा। ज़रा देखें, वैसे ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं फिगर के शक्ल में। वैसे तो हम कह देंगे कि यहाँ पे जो है फ्लक्स डेंसिटी मौजूद है, फ्लक्स मौजूद है, वैसे तो बता सकते हैं, लेकिन कितना मौजूद है इसके लिए ये मेहनत करना पड़ती है। गॉसियन लॉ, इसी तरह जो है वो आपके पास जो है वो चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होना, फ्लक्स का मतलब पता हो, फिर हम ये चीज़ें जो है वो फिगर में मालूम कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो ये सारी मेहनत करने का ये जो है वो मकसद होता है। तो ये जो है मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ये मैंने बताया था कि ये इनका टॉप व्यू है, ऊपर से मैं इन प्लेट्स को देख रहा हूँ, ये अंदर गहराई तक जो है वो गई हुई हैं। तो हमने गॉसियन सरफेस कैसी ली थी, जैसी कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे लेंगे एक डब्बे की शक्ल में, बॉक्स की शक्ल में। वो बॉक्स कैसे होगा कि उस बॉक्स की छत जो है वो इन प्लेटों की जो है वो ऊपर वाले हिस्से को लग रही होगी और उसका जो पेंदा है, उसका जो फर्श है वो नीचे वाले हिस्से को लग रहा होगा। इस तरह हम अंदर तक जो है वो ये गॉसियन सरफेस लेंगे। फिर हमने देखा था कि इस गॉसियन सरफेस की 6 जो है वो सतहें हैं और उन 6 में से एक में से ही जो है वो फ्लक्स गुजरता है, बाकी में से फ्लक्स नहीं गुजरता। क्यों नहीं गुजरता, ज़रा देखें।
इसकी पिछली सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो उसमें से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसकी ऊपर वाली सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो उसमें से भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसकी नीचे वाली सतह भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, उसमें से भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। कितनी होगी? 3 में से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसकी बाईं वाली सतह भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, उसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसकी दाईं वाली सतह भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, उसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सिर्फ इसका अगला मुंह जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर भी है और उसके परपेंडिकुलर भी है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मालूम कर लिया। कितना होगा? E ज़रब A। तो इस गॉसियन सरफेस का टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा? EA। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज EA। ये मैंने पिछली स्लाइड में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। तो पहली चीज़ मालूम होगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 फ्लक्स, नंबर 2 चार्ज और नंबर 3 जो है वो आपके पास आपने गॉसियन लॉ अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं चार्ज मालूम करने के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपके पास सरफेस आपने अभी देखी थी, ये वाली जो सरफेस आपने देखी थी, ये सरफेस एक एरिया है कि नहीं है? ये सरफेस है ना, एक जो है वो ये एक प्लेन बन रही है। किसी भी क्यूब के अंदर 6 साइडें होती हैं, 6 प्लेन्स होती हैं। तो ये जो सरफेस है ये एक प्लेन है और प्लेन का सरफेस एरिया होता है। अगर इस प्लेन का सरफेस एरिया A हो और उस पर चार्ज जो है वो मेरे पास Q हो, तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा? सिग्मा जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी के बराबर है, और Q उसी तरह आ जाएगा सिग्मा ज़रब A। बिल्कुल पिछली की तरह यहाँ भी Q जो है वो कितना आ जाएगा? सिग्मा A। तो चार्ज कितना बन गया? सिग्मा A। तो अब हम गॉसियन लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। गॉसियन लॉ क्या कहता है? फाई E = 1/ε0 टाइम्स सिग्मा A। ठीक है, याद रखें हमने वही 2 चीज़ें मालूम की हैं। फ्लक्स मालूम किया पहले जो कि EA आया। 6 सतहें थी, उनमें से एक में से फ्लक्स गुजर रहा था, इसलिए जो है वो EA आया। अगर 6 में से ही फ्लक्स गुजर रहा होता, हर सीमत में फ्लक्स गुजर रहा होता, तो फिर जो है वो 6EA आना था फ्लक्स। लेकिन ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका फ्लक्स तो एक ही सीमत पे फ्लो करता है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना फ्लक्स आएगा? EA आएगा। तो फ्लक्स की जगह EA लिख दें, EA लिख दें, और जो है वो चार्ज की जगह पे क्या लिख दें? सिग्मा A लिख दें। क्योंकि अगर जो है वो एरिया A हो तो उसमें चार्ज Q है, तो अगर यूनिट एरिया हो तो उसमें चार्ज कितना होगा? सिग्मा जो कि Q/A के बराबर होगा। तो हमने तो Q मालूम करना है, क्योंकि हमारी जो सतह है उसका एरिया यूनिट नहीं है, उसका एरिया A है। तो इस वजह से हमने टोटल चार्ज Q मालूम करना था। Q आएगा फिर सिग्मा ज़रब A। तो Q की जगह Q की कीमत लिख दी। अब ये A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है इक्वालिटी के एक तरफ जो है वो ऊपर वाले से कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? सिग्मा ज़रब 1/ε0, यानी कि सिग्मा/ε0। तो ज़रा देखें, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कितना आसान हो गया। आइंदा से हम उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से मालूम कर लेंगे, जो कि सिग्मा/ε0 के बराबर होगी, जहाँ पे सिग्मा जो है वो उस चार्ज की डेंसिटी होगी, यानी कि उस गॉसियन सरफेस में से जो है वो चार्ज डेंसिटी होगी। इस फील्ड की चार्ज डेंसिटी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ये चार्ज डेंसिटी हम तजर्बात से मालूम करके टेबल्स के अंदर लिख लेते होते हैं, यानी कि यूनिट एरिया का चार्ज आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर तो नहीं है, वो एक वेक्टर है। और ज़रा देखें यहाँ से बोल्ड करके लिखा है, मोटा करके लिख दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इसकी वेक्टर फॉर्म के लिए आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, और यहाँ यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ये लॉ थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने जानबूझकर वीडियो लंबी बनाई। इस लॉ की सारी एप्लीकेशन को एक ही लेक्चर में डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि कोई जो है वो कन्फ्यूज ना हो। सब लोग जो इसे देखें वो एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स ज़रूर देखें। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने गॉसियन लॉ के बारे में पढ़ा। आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि अगर कोई मेरे पास सरफेस हो, क्लोज सरफेस, और उसमें बहुत सारे चार्ज जो हैं वो बंद हुए हों, तो उसका फ्लक्स कैसा होगा? Q/ε0, जहाँ पे Q जो है वो सारे के सारे चार्जेस का मजमुआ होगा। ये पहली बात हमने पढ़ी। दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये जो लॉ है Q/ε0 वाला, ये इसका लॉ है, गॉस का लॉ है, तो ये गॉसियन लॉ कहलाता है। ठीक है, गॉसियन लॉ। अब गॉसियन लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं, और ये हमने पहले पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी एक ही चीज़ के 2 नाम हैं।
फिर हमने चार्ज डेंसिटी की किस्में पढ़ी और चार्ज डेंसिटी की तारीफ़ें पढ़ी कि चार्ज डेंसिटी कितनी किस्म की होती है, और चार्ज डेंसिटी हर किस्म की चार्ज डेंसिटी की तारीफ़ भी पढ़ी। और हमने ये भी पढ़ा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, इकाई एरिया में किसी भी चीज़ के जितना चार्ज स्टोर होता है, किसी भी सतह के यूनिट एरिया पे जितना चार्ज है वो फैला हो, उसे सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं और वो Q/A के बराबर होती है। फिर हमने जो है वो ये पढ़ा कि एक हालो स्फीयर के अंदर अगर हम गॉसियन लॉ अप्लाई करें, फिर हमने गॉसियन सरफेस को कैसे सिलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा। फिर हमने जो है वो ये देखा कि किसी भी जो हमारे पास स्फेरिकल जो सरफेस है उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए, पहला स्टेप होता है आपने फ्लक्स मालूम करना है, देखना है कि किस सरफेस में से फ्लक्स गुज़र रहा है और कितना गुज़र रहा है। दूसरा जो है वो स्टेप क्या होता है, आपने उस सरफेस का चार्ज इनक्लोज मालूम करना है। वो कहाँ से मालूम करेंगे, याद रख लें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज डेंसिटी से मालूम करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आप E वाले फार्मूले से मालूम करेंगे, और जो हमारे पास टोटल चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी से मालूम करेंगे, और फिर आपने गॉसियन लॉ अप्लाई कर दिया करना है। तो ये 3 स्टेप्स की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ मालूम की। हालो स्फीयर जो फुटबॉल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़ीरो है, इस रीजन को जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, उसे कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। तो किसी भी स्फीयर के अंदर फील्ड फ्री रीजन बन जाता है अगर स्फीयर की बाहर वाली सतहों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट ऑफ पेपर की वजह से क्यों होती है, क्या होती है शीट ऑफ पेपर की वजह से, तो वो हमने देखा कि उस केस में गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आती है, सिग्मा जो कि चार्ज डेंसिटी है ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और पैरेलल प्लेट्स के अंदर, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी आती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप इन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के फार्मूलाज को याद भी कर लें, ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे। ये टॉपिक जो है वो आज का कवर हुआ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, लेकिन आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। नीचे जो है वो एक रेड कलर का, वीडियो के बिल्कुल नीचे जो है एक रेड कलर का जो है वो डब्बा बना होता है, बॉक्स, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, जस्ट आपने उसको क्लिक करना है और साथ में जो है वो बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। ये फिर से कहता चलूँ, गॉसियन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉसियन लॉ को रट्टा मत लगाइए, गॉसियन लॉ को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए आज मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। अभी जो है वो इतना ही। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स के अंदर, ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स सारी इलेक्ट्रिसिटी को डील करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ़िज़िक्स। तो इसलिए आप जो है वो ज़रा इसको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने की कोशिश करें। जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है वो एक बार मेरी पहली वीडियोस देख लें, फिर उनको कभी भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ जो है वो हाज़िर होंगे, तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।